बिरजूपुर गांव के किनारे बसे एक बड़ी हवेली जैसे घर में रघुनाथ अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर में बड़ा सा आंगन, कई कमरे और एक पुराना तंदूर पड़ा था जिसे सालों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। रघुनाथ प्रसाद का बेटा अनूप हाल ही में ब्याह कर बहू अंकिता को घर लाया था। अंकिता शहर से आई थी। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन सास शांति देवी को लगता था कि नई बहू केवल दिखावा करती है, कामकाज में उतनी माहिर नहीं है। बहू, ये क्या बना रही हो? मम्मी जी, ये कॉफी है, आप पियेंगी? नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं तो अपनी देसी चाय ही पीऊंगी, मसाले वाली। तेरी कॉफी सॉफी बन गई हो तो हट परे, मैं अपने लिए चाय बना लूं। ऐसा कहकर शांति देवी खुद ही चाय बनाने लगती है। क्योंकि उसकी बहू नई शहर से आई थी, इसीलिए वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि शहरी लड़कियां बस माँ की गुड़िया होती हैं, जो बस अपने चेहरे पर लाली पोत न जानती हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सुबह सुबह शांति देवी आंगन में बैठकर पड़ोसन से बातें कर रही थी। अरे बहन, आजकल की लड़कियां क्या जाने रसोई का काम। हाथों में चूड़ियां, होठों पर लिपस्टिक, बस यही सब आता है। और उस फोन में इनसे ठुमके लगवा लो और कुछ थोड़ी इनको आता है। सही कहा बहन, तभी तो आजकल की इन बहुओं के हाथों में स्वाद ना होता, क्योंकि ये तो खाना बस बोझ समझकर करती हैं, दिल से करना ही नहीं चाहती। अगर खाना प्यार से, दिल से बनाए तभी तो खाने में स्वाद आएगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उसी समय ऊपर बालकनी में खड़ी अंकिता उनकी ये बातें सुन लेती है। उसने ये ताना सुन लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। वो चुपचाप से रसोई में गई और सबके लिए आलू के पराठे सेकने लगी और कुछ देर बाद सबको खाना परोसा। उसके हाथ के बने पराठे इतने मजेदार थे कि एक के बाद एक शांति देवी 4 पराठे डकार गई। ये लो, जो कुछ देर पहले मेरे खाने की बुराइयां कर रहे थे, अब वही बैठकर मजे से इतने पराठे डकार गए। इन सासों को भी ना चाहे दुनिया की सबसे बड़ी शेफ बहू के रूप में मिल जाए, लेकिन फिर भी ये उससे खुश नहीं होंगी, क्योंकि इनको तो लगता है कि उनसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। अंकिता सुंदर होने के साथ साथ काफी समझदार भी थी, लेकिन शांति देवी कभी उसकी खुलकर तारीफ नहीं करती थी। एक रोज, अनु, आज तुम्हारी छुट्टी है तो मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना। अरे यार अंकिता, एक दिन तो मिलता है फैक्ट्री से, नहीं तो रोज 100 मजदूरों के साथ माथापच्ची करते रहो। तो मैं भी तो सारा दिन बोर हो जाती हूँ घर पर। अरे जब बहू का इतना मन है तो ले जा इसे गांव घुमाने। वैसे भी जब से आए हो तू तो बस अपनी फैक्ट्री संभालने में ही बिजी रहता है। अरे तो वो बेचारा भी तो सच कह रहा है, थक जाता है। एक दिन तो मिलता है इसे भी आराम का। अच्छा ठीक है, थोड़ा आराम करके शाम को बहू को बाहर ले जा और बाहर ही इसे खाना भी खिला देना। हाँ हाँ चले जाना, लेकिन जाने से पहले हमारे लिए खाना बना देना। वाह, ये सही है। मतलब घूमने भी जाना है तो पहले घर का काम खत्म करके जाओ। फिर शाम को अंकिता ने समय से उनके लिए खाना बनाकर रख दिया और अनूप के साथ बाहर घूमने चली गई। वो लोग खाना खाने के लिए गांव के एक होटल में आ गए। बोलो अंकिता, क्या खाओगी? वही जो तुम मुझे शहर में खिलाते थे, मेरे फेवरेट पनीर और तंदूरी रोटी। ऑफ कोर्स डार्लिंग। अनूप ने अब शाही पनीर और तंदूरी रोटी का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने जैसे तंदूरी रोटी और शाही पनीर खाया तो अंकिता को वो बहुत टेस्टी लगा। सच में ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ काका, बहुत अच्छा शाही पनीर और नान बनाते हैं। खाना खाकर वो लोग घर। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अंकिता को ढाबे वाले शाही पनीर बड़ा ही अच्छा लगा। उसे जब कभी मौका मिलता तो वो अनूप के साथ उसे खाने चली जाती और इसी तरह उसने अब गांव के उस ढाबे वाले बंसी काका से शाही पनीर की रेसिपी भी पूछ डाली। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज, लो, जिस बात का डर था वही हुआ। क्यों, क्या हुआ? दिल्ली वाली शन्नू बुआ अपने भरे पूरे परिवार के साथ शाम को यहाँ आ रही है। क्या? और वो और उनका परिवार तो दिल्ली में रहकर कितना ज्यादा चटोरा है, ये सब जानते हैं। उन्हें तो घर का सिंपल बना खाना पसंद ही नहीं आता और ढाबे का बना खाना उनको खाना नहीं है। मर गए, अब क्या करें, ये तो आफत ही हो गई। तभी अंकिता आगे बढ़ी और बोली, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, आज मैं सबके लिए कुछ खास बनाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या बनाएगी तू? आप बस देखते जाइए माँ जी। सुनो, आज हम सबको ढाबा स्टाइल पनीर और तंदूरी रोटियां खिलाएंगे। तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ, मैंने बंसी काका के ढाबे से सीखा था। उस वक्त सोचा नहीं था कि यहाँ काम आएगा, पर लगता है किस्मत ने आज वही दिन चुना है। अनूप की आंखों में गर्व झलक आया। घर के नौकर मुन्ना से कहकर अंकिता ने घर के कोने में पड़े पुराने तंदूर को साफ करवाया। फिर इसके बाद मुन्ना लकड़ियाँ और कोयले लाने दौड़ा। भाभी, ये तंदूर तो बरसों से किसी ने जलाया नहीं, जल ही जाएगा ना। मुन्ना, जब नियत साफ हो और काम दिल से किया जाए ना, तो पुराना तंदूर भी आज की तरह चमक उठता है। अंकिता रसोई में गई और उसने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर का गाढ़ा पेस्ट बनाया। इसके बाद उसने बड़ा ही अच्छा ढाबे स्टाइल शाही पनीर बनाकर तैयार कर लिया।
इसके बाद बारी आई तंदूरी रोटी की। उसने दूसरी ओर आटे की लोई बेल कर तंदूर की दीवार पर चिपकानी शुरू की। भाभी ये तो जादू है, देखो कैसे रोटियां फूल रही हैं। अब शन्नू बुआ भी अपने परिवार के साथ वहाँ पर आ चुकी थी। इतने सालों बाद अपने मायके में रखे तंदूर को जलता देख वो बड़ी खुश हुई, क्योंकि इससे पहले उनकी माँ ही उस तंदूर पर तंदूरी रोटी बनाती थी। तो वहीं बाहर खड़ी गांव की कुछ औरतें ताने कसने लगी। देखते हैं शहर की बहू कितनी काबिल है। शांति भी मन ही मन सोच रही थी, अगर बहू से कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी नाक कट जाएगी। लेकिन अंकिता बिना डरे काम करती रही। जब सब्जी पककर तैयार हुई और तंदूरी रोटियां सुनहरी होकर बाहर आई और थालियां सजाकर मेहमानों के सामने रखी गई। अरे वाह, ये तो सचमुच ढाबे स्टाइल स्वाद है। अब सभी मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। सबने अंकिता की खूब तारीफ की। बड़ी खुशनसीब हो शांति, जो तुझे इतनी संस्कारी बहू मिली है। ये सब शांति देवी हैरानी से देख रही थी। उन्होंने खुद एक खौर खाकर देखा। बहू, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। तूने तो आज पूरे घर का मान रख लिया। सच कहूँ तो तेरा बनाया खाना मेरे जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट लगा। इतना बढ़िया खाना मैंने आज तक नहीं खाया। अंकिता ने झुककर सास के पैर छुए। माँ जी, आपका आशीर्वाद ही मेरी असली ताकत है। मैं चाहती हूँ कि ये घर हमेशा स्वाद और खुशबू से महकता रहे। सब मेहमान उसके बनाए हुए खाने से खुश हो गए। इतने लोगों का खाना अकेली शहरी बहू ने बनाया। अब ये बात अगले दिन गांव भर में चर्चा का विषय बन गई थी। अरे शांति की बहू तो कमाल की निकली, ढाबे वाला स्वाद घर पर बना दिया। ये तो बड़ी बात है। अनूप भी अपनी पत्नी के इस कारनामे से खुश था। अंकिता की आंखों में चमक थी। उसने एक साधारण खाने को अपनी लगन और हुनर से ऐसा रूप दिया कि सबका दिल जीत लिया। संदीप की भाभी सुनीता बहुत ही अकड़ू स्वभाव की थी। संदीप के माता पिता नहीं थे, इसी वजह से संदीप अपने भैया भाभी के साथ ही रहता था। सुनीता के अकड़ू स्वभाव की वजह से कई बार संदीप बहुत दुखी हो जाता था। मैं तो इस घर में नौकर हूँ, सारा दिन घर के काम करते रहो। जब सारे कपड़े मशीन में धुल गए तब देवर जी को याद आया कि शर्ट भी धुलने देनी है। सुनीता भाभी, मैंने आपको कल रात बोला था, जब आप कपड़े धोने लगोगे मुझे बता देना। अब मैं कोई टेलीविजन या रेडियो तो हूँ नहीं जो आपको खबर देती रहूं कि मैं कब क्या कर रही हूँ। खुद ध्यान रखना सीखो या ध्यान रखने वाली ले आओ। मैं नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखे। तभी पड़ोस में रहने वाली शिखा घबराई हुई आ जाती है। संदीप पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो कुछ बोल नहीं रहे। क्या? रुको मैं देखता हूँ, तुम घबराओ नहीं। संदीप और शिखा पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। दोनों बचपन से साथ में पले बढ़े थे। शिखा के ऊपर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले शिखा की मम्मी नहीं थी, अब पिता का साया भी अचानक शिखा के सिर से उठ गया। शिखा के पिता अचानक चल बसे, पर जाते जाते वो शिखा का हाथ संदीप के हाथों में दे गए। ये लो, पहले एक निकम्मे की रोटी पानी के खर्चे कम थे, अब शादी भी की तो एक गरीब से जो दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लाई। सुनीता धीरे बोलो, सब आवाज कमरे से बाहर जा रही है। संदीप नई नौकरी ढूंढ रहा है, सुबह ही बोल रहा था। पिछले कितने दिनों से बोल रहा है? मिली तो नहीं ना? एक बोझ पहले ही उठा रही थी, अब दूसरा बोझ और आ गई। सुनीता की बातें संदीप और शिखा ने सुन ली। अगले कुछ दिनों तक सुनीता बात बात पर संदीप और शिखा को सुनाती रही। सब्जी खत्म हो गई है, इसलिए तुम दोनों नमक से ही रोटी खा लो। अब ये तो है नहीं कि हम अपने हिस्से की सब्जी भी तुम्हें दे देंगे। वैसे भी सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं और तुम दोनों जानते हो तुम्हारे भैया अकेले कमाने वाले हैं और घर में खाने वाले हम 4 लोग हैं। अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों के लिए दूध ब्रेड भी नहीं खरीद पाती हूँ, क्योंकि तुम दोनों की वजह से खर्च दुगना हो गया है। थोड़ा सोचो और कोई काम करो। सुनीता भाभी, मैं जब से शादी होकर आई हूँ मैं यही सुन रही हूँ कि हम दोनों आप पर बोझ हैं। मुझे बुरा लगता है जब आप ये बातें बोलते हो। संदीप जी, हम दोनों अब यहाँ नहीं रहेंगे। बेकार में हमारी वजह से भैया भाभी परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी उस घर का किराया बाकी है, हम आगे बढ़ा देंगे किराया, पर मैं ताने सुनकर यहाँ नहीं रह सकती। नहीं सुने जाते तो चले जाओ ना दोनों। ठीक है शिखा, अब से हम तुम्हारे घर रहेंगे। और फिर संदीप ने अपना घर छोड़ दिया और बराबर में शिखा के घर जो किराए का था उसमें रहने लगा। पर काम करना जरूरी था। सुनो, तुम पापा का ही काम कर लो। पापा बाजार में मटर पनीर की सब्जी और पूरी बेचा करते थे। पापा को मार्केट में सब जानते हैं। जैसे पापा काम करते थे मैं वैसे ही तुम्हें बता दूंगी। कम से कम कोई काम तो शुरू होगा। तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है शिखा? मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ रहा है।
अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है। तुमने मेरी ऐसे समय में मदद की थी जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुश्किल की घड़ी में मेरा हाथ थामा। संदीप, तो अब मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मटर पनीर की सब्जी पूड़ी का ठेला शुरू करो, देखना तुम्हारा काम बहुत चलेगा। और फिर संदीप ने काम शुरू करने के लिए कुछ रुपए उधार पर लिए और कुछ ही दिनों में संदीप ने अपने ससुर का काम फिर से शुरू कर दिया। बाजार में वो मटर पनीर की सब्जी पूड़ी का ठेला लगाने लगा। घर का काम खत्म करके शाम के समय शिखा भी संदीप का साथ देने के लिए ठेले पर ही आ जाती थी। पहले तो यहाँ कोई बुजुर्ग ठेला लगाते थे ना, अब तुम लगाने लगे हो? भैया जी, वो मेरे ससुर थे। कुछ महीनों पहले उनका देहांत हो गया। अच्छा, ओहो, बड़े दुख की बात है भाई। पर चलो, अच्छी बात यह है कि तुमने अपने ससुर की यादों को जीवित रखा और उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हो। धीरे धीरे संदीप के ठेले पर वही ग्राहक वापस लौट आए जो उसके ससुर के समय आते थे। संदीप का काम चल गया और अब उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। सुनीता के मन में अपने देवर देवरानी के लिए ईर्ष्या पनप गई। उसे अपने देवर देवरानी की खुशी देखी नहीं गई। वो उनका काम बिगाड़ना चाहती थी। सुनीता भाभी, कल मैं और ये मथुरा वृंदावन गए थे तो मथुरा के पेड़े लाए थे, सोचा आपको भी प्रसाद दे दूं। हाँ हाँ, लाओ दो। मथुरा के पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और बताओ, काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया भाभी, बहुत अच्छा चल रहा है, आप सबका आशीर्वाद है। ठेले पर मटर पनीर की सब्जी पूड़ी खाने जरूर आऊंगी। सुनीता ने सोच लिया था कि किस तरह से संदीप का बना बनाया काम बिगाड़ना है। और फिर एक दिन वो अचानक संदीप के ठेले पर पहुंची गई। उस समय कुछ ग्राहक पूड़ी सब्जी खा रहे थे। भाभी, आप आइए ना। हाँ, सोचा मेरे देवर ने नया काम खोला है तो मैं भी देखने आ जाती हूँ। अरे वाह, मटर पनीर और पूड़ी की खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग गई मुझे तो। अरे तो रुको भाभी, मैं आपके लिए भी थाली लगा देता हूँ। संदीप ने अपनी भाभी सुनीता के लिए बहुत मन से बढ़िया थाली तैयार की। तभी सुनीता ने अपने पर्स में से एक मरी हुई छिपकली निकाली और मटर पनीर की सब्जी में मिला दी और शोर मचा दिया। अरे ये क्या, मटर पनीर में तो छिपकली है देवर जी, तुम जहरीला मटर पनीर खिला रहे हो। अरे अरे, कोई मत खाओ, इस मटर पनीर में छिपकली का जहर मिला हुआ है। कैसा मटर पनीर पूड़ी वाला है, हमें जान से मारना चाहता है। देख कर नहीं बनाते हो, बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं है। मटर पनीर में छिपकली गिरा दी। इस मटर पनीर की सब्जी पूड़ी वाले की तो पुलिस में शिकायत होनी चाहिए। चलो भाई चलो, सब वीडियो बना लो और पुलिस को बुलाकर इसे पकड़वा दो। सुनीता भाभी, मैं जानता हूँ आपने ये जानबूझकर किया है। आप मेरे से जलते हो ना। अरे मैं आपका सगा देवर हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी बात मानो, मैं बहुत साफ सफाई के साथ सब कुछ बनाता हूँ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी इसमें मेरा साथ देती है। हम चीजों को बार बार धोते हैं। मैं कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। तभी शिखा भी ठेले पर आ जाती है। ठेले पर ग्राहक संदीप को पीट रहे थे। अगर तुमने गलती की है तो इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी देवर जी। तुम्हारी गलती सामने है, देखो मटर पनीर में छिपकली है। कैसी बातें कर रही हो भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो ताकि इनका काम खराब हो जाए। दिखाओ छिपकली को, कौन सी छिपकली है, मैं भी तो देखूं। शिखा की बात सुनकर सुनीता घबरा जाती है क्योंकि छिपकली को देखकर तो दूर से ही लोग डर जाते हैं। अब उसको हाथ में कौन पकड़े। लोगों ने असलियत तो देखी नहीं। सच तो ये था कि जो छिपकली सुनीता ने सब्जी में गिराई थी वो बिल्कुल असली जैसी दिखती थी, पर वो नकली छिपकली थी। अरे अब देखने से क्या होगा, मेरी कटोरी में है, मैं इसे फेंक देती हूँ। दूर से देखो, हाथ मत लगाना नहीं तो जहर फैल जाएगा। नहीं नहीं, जहर तो फैल चुका है आपकी झूठी बातों का। मैं हाथ में लेकर जरूर देखूंगी। शिखा ने निडरता के साथ मटर पनीर की सब्जी में से छिपकली को पकड़ लिया और सच सामने था। ये देखिए, ये छिपकली नकली है, एक खिलौना जो अक्सर असली छिपकली की तरह दिखती है। आप सब भी अपने हाथ में लेकर देखिए, घबराइए नहीं, ये नकली है। अरे अरे हाँ, ये तो नकली छिपकली है। इसका मतलब ये औरत झूठ बोल रही थी। इस बेचारे शरीफ और ईमानदार दुकानदार को बदनाम करना चाहती थी। हाँ, आपने सही कहा, ये मेरी जेठानी है। हमारे काम से इन्हें जलन हो रही थी। ये चाहती थी कि हमारा काम बंद हो जाए, इसीलिए इन्होंने ऐसी घटिया हरकत की। अरे फिर तो इन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए। हैं? इन्होंने आपके काम को खराब करना चाहा। अगर आप इनकी गलती ना पकड़ती तो आज आपके पति को पुलिस के हवाले करवा देती। सुनीता भाभी, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी पुलिस को बुला सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से और आज के बाद हमारे सामने कभी मत आना। शिखा ठीक कह रही है भाभी, आपने ऐसी हरकत करके रिश्तों को ही खत्म कर दिया। आपको भाभी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। सुनीता कुछ नहीं बोली। वो शर्मिंदगी के साथ मुंह लटकाती हुई वहां से चली गई। उस दिन के बाद संदीप ने अपने भैया भाभी से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया और फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करने लगा।